नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत G20 शिखर सम्मेलन से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 सितंबर को भारत आएंगे। वो 10 सितंबर तक भारत में रहेंगे। G20 सम्मेलन में बाइडेन जलवायु परिवर्तन, रूस यूक्रेन युद्ध और गरीबी जैसी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा कर सकते हैं। उनके दौरे पर और जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। उमा, भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इसमें शामिल होना, सबकी निगाहें इस पर टिकी होंगी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहला और बड़ा जो कंफर्मेशन है वो आया है व्हाइट हाउस की तरफ से। बयान आया है, उसमें कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं वो 7 से 10 सितंबर तक G20 में हिस्सा लेने के लिए यहाँ भारत में रहेंगे। अहम बात ये भी है कि ये भी कहा गया है व्हाइट हाउस के बयान में कि क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज तो मुद्दा रहेगा ही, वो उस मुद्दे पे तो बात करेंगे ही। साथ ही साथ यूक्रेन में जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जो युद्ध छेड़ा हुआ है उसका जो अर्थव्यवस्था और समाज पर जो असर पड़ा है उसको भी जोर शोर से वो उठाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से एक संभावना व्यक्त की जा रही है और जिस तरह से हमने बाली G20 में भी देखा कि यूक्रेन का मुद्दा जो है वो छाया रहा, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है यहाँ पर यूक्रेन युद्ध को एक बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं। तो ये भी साफ किया गया है, ये जो व्हाइट हाउस की जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें भारत जो है उसने 19 देशों को तो आमंत्रित किया ही है, इसके अलावा 9 गेस्ट देशों को भी आमंत्रित किया है G20 के लिए। और भारत की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा, यानी कि जितने देशों को आमंत्रित किया गया है तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर जुटें। एक बड़ा कंफर्मेशन आ गया है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति का या रूस के राष्ट्रपति का कंफर्मेशन अभी नहीं आया है। इस बात को माना जा रहा है कि वे सब भी यहाँ पर आएंगे। और अभी जिस तरीके से ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जोहानिसबर्ग में हैं और वहां पर इस बात की संभावना जताई जा रही है कि चीन के राष्ट्रपति से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात हो सकती है, तो ये एक मौका वहां पर भी है जहां पर जो G20 लीडर्स हैं उनके साथ एक बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश हो। एक अहम मुद्दा ये भी होगा G20 के लिए गीता की, जब यहाँ पर तमाम नेता जुटेंगे तो साझा बयान को लेकर एक पशुपेश की स्थिति है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को उसमें किस तरह से समाहित किया जाए कि दोनों ही पक्ष, चाहे वो रूस का पक्ष हो या फिर अमेरिकी पक्ष हो, उस बात से सहमत हो। और यही वजह है कि कई सारे जो बैठकें हुई है, चाहे विदेश मंत्रियों की बैठक हुई हो या वित्त मंत्रियों की जो बैठक हुई हो G20 के, उसमें एक साझा बयान आने में दिक्कत हुई है। तो अब देखना है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात की पुष्टि कर दी है, बाकी देशों की तरफ भी, उनकी तरफ से भी पुष्टि का जो इंतजार है भारत को है। और भारत को ये उम्मीद है कि तमाम जो देश हैं वो यहाँ पर जुटेंगे। और ये अंदेशा इस बात को लेकर हुआ है जैसे कि अभी रूस के राष्ट्रपति जो है वो जोहानिसबर्ग नहीं गए, हालांकि उनके खिलाफ जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक अरेस्ट वारंट है और इस वजह से वहां पर वो नहीं गए, क्योंकि वो एक सिग्नेटरी देश है, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। और उम्मीद ये की जा रही है कि पुतिन जो हैं वो भारत में G20 में हिस्सा लेने के लिए आएंगे, तो निगाहें इस बात पर बनी रहेंगी। फिलहाल जो बाइडेन के आने की बात की पुष्टि तो व्हाइट हाउस ने कर ही दी है। गीता जी उमा, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 सितंबर को भारत आएंगे। वो 10 सितंबर तक भारत में ही रहेंगे। G20 सम्मेलन में बाइडेन जलवायु परिवर्तन और सबसे अहम रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा कर सकते हैं और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में मौजूद है। थोड़ी देर पहले उन्होंने ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और ये जल्द ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भारत में बड़े पैमाने पर हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन का भी जिक्र किया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद, फ्रेंड्स, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत
विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। यह इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। पिछले 9 वर्षों में लोगों की आय में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं की सशक्त भागीदारी रही है। आईटी से लेकर स्पेस तक, बैंकिंग से लेकर हेल्थ केयर तक महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में योगदान दे रही है। भारत के लोगों ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। वहीं 22 से 24 अगस्त तक ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। सबकी निगाहें इस पर हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात होगी या फिर नहीं। अगर पीएम मोदी और शी जिनपिंग की आमने सामने बैठक हुई तो मई 2020 में चीन और भारत के बीच हुए सीमा विवाद के बाद ये पहली बैठक होगी। ब्रिक्स में 5 बड़े देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स दुनिया की 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स के एजेंडे में इसके विस्तार के साथ साथ आपसी करेंसी में व्यापार का मुद्दा भी शामिल है। जोहानिसबर्ग में मौजूद हमारी सहयोगी नंदिनी गुप्ता पीएम मोदी के दौरे पर और जानकारी दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट के लिए जोहानिसबर्ग आ चुके हैं। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का तीसरा दक्षिण अफ्रीका विजिट है। चीन के प्रेसिडेंट के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग होगी या नहीं, इसे लेकर अभी तक भारतीय विदेश मंत्रालय ने केवल इतना बताया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्केड्यूल अभी फाइनल हो रहा है। अगर ये बायलैटरल मीटिंग होती है तो ये 2019 के बाद पहली बार होगा। पीएम मोदी और शी जिनपिंग इससे पहले पिछले साल नवंबर में बाली में G20 के दौरान एक इनफॉर्मल मीटिंग में मिले थे। जहां तक भारतीय समुदाय का सवाल है तो यहाँ के भारतीय समुदाय में प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। जोहानिसबर्ग की जो यहाँ सड़कें हैं उन पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए बहुत बड़े बैनर्स लगाए गए हैं। यहाँ के कुछ मंदिरों में पूजा भी रखी गई है और बताया जा रहा है कि कुछ लोग पीएम मोदी के लिए एक राखी समारोह का आयोजन भी कर रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो भारत में परिवर्तन लाया है वो प्रशंसा के योग्य है। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि पीएम मोदी भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं उनको दक्षिण अफ्रीका में लाएं और यहाँ के नागरिकों को बेहतर नौकरियां दें। मोदी समिट के बाद 300 से 400 भारतीय व्यापार प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। बहुत लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के रिश्ते इस ब्रिक्स समिट के बाद और पक्के हो जाएंगे। ये बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ब्रिक्स के बाहर अफ्रीकी जो बाकी नेशंस हैं उनको जोहानिसबर्ग में भी मिलना चाहते हैं। वो ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा से मिलने की भी आशा करते हैं। ब्रिक्स के लीडर्स के अलावा पीएम मोदी ने पिछले शनिवार यह जताया था कि वो ईरानियन प्रेसिडेंट सईद इब्राहिम रईसी से ब्रिक्स के दौरान मिलना चाहेंगे। मोदी जी और रईसी ने पिछले शुक्रवार एक फोन कॉल के दौरान ब्रिक्स को बढ़ाने की और ईरान और भारत को जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समानताएं जोड़ती हैं उस पर चर्चा भी की थी। ब्रिक्स समिट के बाद पीएम मोदी एथेंस ग्रीस जाएंगे, जो बड़े ही सम्मान की बात है क्योंकि वे 40 साल में पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो ग्रीस में कदम रखेंगे। और अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी परिवर्तन यात्राओं के जरिए माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी बीजेपी। आपको बता दें, राजस्थान में बीजेपी 4 परिवर्तन यात्राएं निकालेगी। राज्य के 4 अलग अलग कोनों से ये यात्राएं निकाली जाएंगी। 2, 3, 4 और 5 सितंबर को ये यात्राओं की शुरुआत होगी। 25 सितंबर को जयपुर में होगा यात्राओं का समापन। यात्राओं के समापन पर पीएम मोदी की विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। 2 सितंबर को सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से पहली यात्रा की शुरुआत होगी। पहली परिवर्तन यात्रा को गृहमंत्री अमित शाह रवाना करेंगे। वहीं दूसरी यात्रा 3 सितंबर को वैनेश्वर धाम डूंगरपुर से शुरू होगी। दूसरी यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रवाना करेंगे। वहीं तीसरी यात्रा 4 सितंबर को रामदेवरा जैसलमेर से शुरू होगी। इसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना करेंगे। चौथी यात्रा की बात करें तो 5 सितंबर को हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी से शुरू होगी। चौथी परिवर्तन यात्रा को नितिन गडकरी रवाना करेंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजाते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला। मध्य प्रदेश के सागर में एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार अवैध है। खड़गे ने किसानों की कर्ज माफी, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और 100 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया। मध्य प्रदेश हम जीते, हमारी बहुमत थी, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे। एक तरफ कहते हो हम बहुत स्वच्छ और इतनी अच्छी छवि रख के हम पॉलिटिक्स करते, एक तरफ कहते हो, दूसरी तरफ पैसे दे देकर खरीद कर लोगों को पावर का, यानी उनको डरा के, किसी को ईडी का धमका, किसी को सीबीआई का, किसी को विजिलेंस का, वो सब कुछ नहीं मिला तो लोगों में फूट डाल के, दंगे करके वो लोग आज हुकूमत बनाए हैं। और अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के कई जिलों में दूसरे दिन भी बाजार बंद रहे। केंद्र सरकार की ओर से प्याज निर्यात पर 40% शुल्क लगाने के फैसले के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले मौसम में प्याज में हुए नुकसान से जहां किसान परेशान थे, तो वहीं अब केंद्र सरकार की ओर से लिए गए फैसले के बाद किसानों को इस बार भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव दूसरे दिन भी बंद रही। किसान और व्यापारी दोनों ही प्याज निर्यात पर 40% शुल्क से नाराज हैं। नासिक के व्यापारियों ने कलेक्टर से मुलाकात भी की। कि हम फॉरेन में माल बिकते हैं, बाहर सौदे हो गए हैं, उनसे प्राइस हमारी फिक्स हो गई है। वो माल का पैकिंग हो गया, किसका कंटेनर भरा है, किसका आईसीडी डिपो में, किसका पोर्ट पे, ये सब कंटेनर रुक गए क्योंकि अभी वो 40% का टैक्स अगली पार्टी तो भरने वाली नहीं, और हमें इतनी कमाई नहीं कि हम वो टैक्स भर सके, तो इसीलिए वो सब खड़ा है। नासिक के येवला में रहने वाले माधव शेलके अपनी 10 क्विंटल प्याज के लिए बाजार में सही दाम का इंतजार कर रहे हैं। खराब मौसम ने करीब 7 क्विंटल प्याज पहले ही खराब कर दिया। रबी के मौसम में उचित दाम नहीं मिलने से 5 एकड़ की इनकी खेती में इन्हें करीब 3.5 लाख का नुकसान हुआ था। इस बार जहां प्याज के 22 रुपए किलो दाम मिल रहे थे, तो वहीं सरकार की ओर से निर्यात पर लगाए गए कर के बाद अब थोक बाजार में कीमत 15 रुपए प्रति किलो रह गई है। 40% जो निर्बंध लावलेला है सरकार ने जो 40% कर लगाया है उसे रद्द करना चाहिए। पहले जहां 2200 रुपए क्विंटल प्याज बेच रहा था, तो वहीं अब केवल 1000 रुपए क्विंटल बिक रहा है। सरकार कहती है कि वो बाजार से प्याज खरीदेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसानों की ओर से हो रहे विरोध के बाद महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र से 2 लाख मीट्रिक टन प्याज 2410 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया और महाराष्ट्र के नहीं बल्कि जहाँ जहाँ इस देश में प्याज के किसान उगाते हैं उन सबको एक अच्छी प्याज का दाम मिले, इसलिए नाफेड और एनसीएलटी से 2410 रुपये खरीद करने की पर क्विंटल रिकमेंड करने की तैयारी में लगी है। और आज 12 बजे से जो मार्केट के नाम अभी प्रेस में अनाउंस किए उस मार्केट में खरीदारी चालू हो जाएगी। हालांकि किसान सरकार की ओर से किए गए ऐलान से खुश नजर नहीं आ रहे। महाराष्ट्र के किसानों के पास आज की तारीख में 40 लाख मीट्रिक टन प्याज बाकी है। बयान लगाया गया है 40 लाख मीट्रिक टन प्याज पे, और केंद्र सरकार खरीदने जा रही है केवल 2 लाख मीट्रिक टन प्याज। तो इससे कोई गुस्सा कम नहीं होने वाला। किसानों का जो नुकसान एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के कारण हुआ है वो कम नहीं होगा, आंदोलन नहीं थमेगा। सरकार की ओर से किसानों को राहत देने के लिए जहां 2 लाख मीट्रिक टन प्याज लेने का ऐलान किया गया हो, तो वहीं किसान इससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। पिछली बार जब प्याज बर्बाद हुई थी तब भी उन्हें राहत देने की बात की गई थी, लेकिन अधिकांश किसानों को वो राहत नहीं मिली।
इस बार किसानों को लगा था कि शायद वो 2 पैसे कमा लेंगे, लेकिन उससे पहले ही एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाया गया, जिसके वजह से किसानों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ी है। नई दिल्ली से हिमांशु शेखर और नासिक से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात चंद्रयान 3 की, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इसरो लगातार चंद्रयान 3 मिशन को लेकर अपडेट दे रहा है। अब से कुछ देर पहले इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 मिशन तय समय पर है। ये भी कहा गया है कि सिस्टम की नियमित जांच की जा रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। 23 अगस्त को इस अभियान का लाइव टेलीकास्ट शाम 5:20 से होगा। वहीं इसरो ने चांद की जो तस्वीरें लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से ली गई हैं, वो भी जारी की है। ये तस्वीर 19 अगस्त को ली गई थी। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच 2 साल में एक बार होने वाले ऑसिंडेक्स समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण मंगलवार से सिडनी में शुरू हो गया है, जो 26 अगस्त तक चलेगा। इस अभ्यास में नौसेना की ओर से INS कोलकाता और INS सह्याद्री हिस्सा ले रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से HMAS चार्ल्स, HMAS ब्रिस्बेन, F-35A लड़ाकू विमान और P-8A निगरानी विमान भाग ले रहे हैं।